नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा के लिए एक ऐसी कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें संपूर्ण एसएसटी को मात्र एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। यह वीडियो पूरे यूट्यूब के इतिहास की एकमात्र ऐसी वीडियो होगी जिसमें सोशल साइंस के हर टॉपिक को निचोड़ा गया होगा। एकमात्र ऐसी वीडियो दोस्तों जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करवाऊंगा, इसलिए यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन से अन्य जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको यहां पर बता करके चलूंगा, ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ के लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म लाए। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी सही है और वे वैध कारण हैं। आपको पता होना चाहिए जो केरल है, केरल में विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केरल में भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और उनके धर्म भी अलग अलग हैं। कोई यहूदी धर्म का है, कोई इस्लाम धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, कोई हिंदू का है, कोई बौद्ध धर्म का है। आपको पता होना चाहिए यहूदी धर्म केरल में कौन लाया था? यहूदी क्या थे? व्यापारी थे यहूदी लोग। और जो अरब के व्यापारी लोग थे ये भारत में इस्लाम धर्म को केरल में लाए थे। वहीं मैं बात करूं संत थॉमस की, यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। संत थॉमस जो कि ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है, भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। परीक्षा में 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, सही कारण भी यहाँ पर दिया गया है, दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए आइए आगे यहाँ पर बात करते हैं। को मिलान करना है। स्थानीय प्रशासन का काम होता है चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय, वहीं राज्य सरकार का काम होगा, जैसे मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है। मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी। संघ सरकार का काम होता है नई मुद्रा जारी कराने का निर्णय। जो केंद्र के काम होते हैं उनको केंद्र सरकार अपने निर्णय लेती है। तो यहाँ पर तीनों सही सुमेलित दिए गए हैं। ए का पहले के साथ, बी का दूसरे के साथ, सी का तीसरे के साथ। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? केंद्र सरकार के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? विधानसभा अध्यक्ष की, विधानसभा परिषद के सदस्य की, राज्यपाल की या मुख्यमंत्री की? यहाँ पर आपको राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, मौसमी कर्मचारी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपसे पूछा सुरक्षा वाले रोजगार, तो सुरक्षा किस में होती है? नियमित में होती है। रेगुलर वाले जो कर्मचारी होते हैं उसमें इनको वेतन भी अच्छा खासा मिलता है ना, छुट्टियाँ भी गिनी चुनी इनको मिलती हैं। तो इनकी जॉब जो होती है वो एक मतलब कि एक तरह से सुरक्षा वाली कही जाती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। दिहाड़ी मजदूर जो कि काम करता रहता है ना, और अनियमित जो अनियमित होते हैं जिनको कभी काम मिले या ना मिले, उसी प्रकार मौसमी जिनको मौसम के अनुसार काम मिलता है, ऋतुओं के अनुसार काम मिलता है। तो राइट आंसर सुरक्षा वाला आपको बताना था, नियमित यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए आइए यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अनियमित रोजगार के संदर्भ में। तो अनियमित मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपको यहाँ पर बताया था जिसको समय पर काम ना मिले, यानी कि अनियमित रूप से काम मिले, रेगुलर उसको काम यहाँ पर ना मिले। ठीक है ना? कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है, तो वही तो अनियमित है। जब मालिक को जरूरत होगी तभी तो कारीगर आएगा। तो पहला यहाँ पर सही आपका दिया गया है। कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं, अच्छी दशाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि ये अनियमित होता है। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम कराने की उम्मीद की जाती है, बिल्कुल उससे ज़्यादा काम लेने का यहाँ पर प्रयास करता है मालिक। तो ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करती है तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखती है वह है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण काल या सदन का बहिष्कार करना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। तो यहाँ पर किस काल में, शून्य काल में या प्रश्न काल में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा शून्य काल में भी, प्रश्न काल में भी और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी, है ना। सदन का बहिष्कार ये आपका थोड़ी ना होता है। डी को छोड़कर सभी आपके हो जाएंगे ABC। ABC इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। संतुलित, है ना। संतुलित का मतलब ना किसी की आलोचना करे ना किसी को बढ़ावा दे, यानी कि बराबर करे, जो करना है तो बराबर करे, किसी को मतलब नीचा ना दिखाए ना ऊंचा ना दिखाए, उसको बीच में रखो, संतुलित रखो, वही है यहाँ पर संतुलित मीडिया। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे शब्दों को। वह है जिसमें केवल सरकार के, क्या कहा, केवल सरकार के दृष्टिकोण, गलत होगा। यह लोगों, जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह जो लोगों के एक तरफ और निजी कंपनियों के खिलाफ काहे बोलेगी, दोनों को यहाँ पर बराबर करेगी। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी जाती है, यानी कि सभी पक्षों की बात रखी जाएगी, तो वही तो आपकी संतुलित मीडिया रिपोर्ट होगी ना। आप लोग यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। 4 वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, समानता से संबंधित, है ना। क्या प्रावधान है इसमें, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून क्या कहता है कि हर व्यक्ति कैसा है, समान है, सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका कर दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल कर दिया गया है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। किसी भी व्यक्ति उसके साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म के स्थल पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 15 यहाँ पर कहता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद आपके 17 में कहा गया है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर याद होगा। तो ये चारों, ये जितनी मैंने यहाँ पर बातें आपको बताई है ना, ये आपकी चारों बातें कहीं ना कहीं समानता को स्थापित करने के बारे में ही है संविधान में, है ना। तो चारों आपकी यहाँ पर राइट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक तो आप लोग यहाँ पर करोगे, है ना। इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है, क्या रखा है, इस वीडियो का टारगेट मैंने यहाँ पर रखा है 1000 कमेंट का, है ना। 1000 कमेंट इस वीडियो में होने चाहिए। कितने कमेंट, 1000 कमेंट इस वीडियो में होने चाहिए और 1000 लाइक इस वीडियो में होने चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, है ना, सभी से गुजारिश करूंगा कि सभी लोग ना मिल कर एक एक करके सभी लोग लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। कमेंट करने में आपका क्या जाता है, आपके पास से कोई चीज़ क्या छिन जाएगी, है ना, कुछ भी नहीं आपसे जाएगा, आपको यहाँ पर ज्ञान ही मिलेगा ना। तो मैं आपसे कुछ थोड़ी ना मांगता हूँ, आपसे यही तो कहता हूँ कि एक कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, बस आप वीडियो अपना देख लो, बस इतना ही तो आपसे कहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग 1 2 3 4 कमेंट भी करोगे और लाइक भी यहाँ पर आप लोग करोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को यहाँ पर अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी अपने मित्रों के साथ कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करे और अनुसरण करे। भारतीय संविधान में प्रस्तावित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। तो सभी व्यक्तियों को अपना धर्म का पालन से संबंधित संविधान निर्णय देता है ना, स्वतंत्रता देता है। तो समाजवाद से धर्मनिरपेक्षता, से लोकतंत्र, से सरकार का गणतांत्रिक। तो धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है भारत के संविधान में भारत ने किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है, ना ही वो किसी धर्म, उसके दृष्टि में मतलब कि भारत का संविधान ऐसा कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, चाहे हिंदू अपनाओ, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे बौद्ध, चाहे ईसाई, चाहे जैन, कोई सा भी आप लोग धर्म अपना सकते हो। संविधान छूट देता है, धर्म प्रचार करने की भी छूट देता है, ठीक है ना। तो धर्मनिरपेक्षता उसी को यहाँ पर मैं बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहता है किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा। पक्षपात आपसे पूछा ना, किसी एक पक्ष की यहाँ पर बात कहना, दूसरे पक्ष को धकेल देना, वही होता है पक्षपात वाली बात, है ना, पक्षपात वाली बात, है ना।
अनफेयर ट्रायल, है ना, अनफेयर ट्रायल जिसको बोलते हैं। तो चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र को कॉपी देना, वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना, आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, आरोपी का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। क्या होगा? पक्षतापूर्ण, यहाँ पर, है ना, पक्षपातपूर्ण। आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। पक्षपात यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आरोपी है, दोषी है जिसने चोरी करी है, परंतु उसका जो परिवार है ना, परिवार सम्मानित है, प्रतिभाशाली है, तो उसको यहाँ पर माफ कर दिया जाता है। ये तो क्या किया गया है, उसके प्रति ये बेकार सा व्यवहार किया गया ना। काहे को उसको छोड़ोगे? उसको भी जेल में डालो ना आप, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे सम्मानित परिवार से बिलोंग करता हो। उसने गलत तो काम किया ना, चोरी उसने की है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये आपका हुआ पक्षपातपूर्ण सुनवाई, है ना, यही वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आइए आगे। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया, है ना, विरोध आंदोलन चलाया गया था आदिवासी लोगों के द्वारा एल्यूमिनियम कंपनी पर, है ना। तो धौलागिरी पर्वत में, या न्यामगिरी, चिरमिरी, या गिरिडीह पर्वत। राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका न्यामगिरी, है ना, न्यामगिरी हिल्स यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। न्यामगिरी कहाँ से संबंधित है दोस्तों? उड़ीसा, है ना, ओडिशा से है आपका संबंधित है ना, ओडिशा से है आपका संबंधित है, जहाँ पर आदिवासी लोगों ने आंदोलन को यहाँ पर चलाया था एल्यूमिनियम कंपनी के विरोध में। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कितने समय की? 3 समय भोजन मिलेगा। क्या मध्याह्न भोजन ये कहता है? यह कार्यक्रम पोषण के अभाव की क्षतिपूर्ति करता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा केवल और केवल बी। आपका जो मध्याह्न भोजन है ये दोपहर में 1 टाइम खाना मिलता है, ना कि 3 टाइम खाना दिया जाता है। ये बात यहाँ पर गलत है और ये पोषण के अभाव के जो तत्व होते हैं उनको पूर्ति करने के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है मध्याह्न भोजन, जो कि तमिलनाडु में सबसे पहले चलाया गया था। राइट आंसर केवल और केवल बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिक से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो नियम कायदे कानून आते हैं दोस्तों विनय पिटक में, है ना, विनय पिटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो संघ के नियम थे, काहे के नियम? संघ के नियम, है ना, संघ के नियम आते हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध ने जो शिक्षाएं प्राप्त की है ना, शिक्षाओं की जानकारी आपके किस में आती है? सुत्त पिटक में आती है। अभिधम्म पिटक में क्या आते हैं? बौद्ध धर्म की व्याख्याएं हो गई, है ना, सिद्धांत हो गए, क्या हो गए? सिद्धांत हो गए, ठीक है ना। ये आते हैं आपके किसमें? अभिधम्म पिटक में। आपसे केवल यही पूछा जाता है नियमों का संग्रह किसमें? तो विनय पिटक को यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? संग्रहपाल, पुरातत्वविद, पुरालेखपाल, सुलेखक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा पुरातत्वविद उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, जो कि एक प्रकार का इतिहासकार ही होता है। क्या होता है? इतिहासकार ही होता है, जो कि प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का एक प्रकार का ज्ञाता होता है, जिसको ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। आगे आइए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर है। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। क्या ये कथन यहाँ पर आपका सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पर। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासन
उपासना स्थल या मंदिरों पर आक्रमण करके उसे लूट लिया करते थे। दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, है ना। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँ जो मध्यकालीन में जो शासक हुआ करते थे, है ना, जैसे सुल्तान महमूद गजनी आया था भारत में, इसने सोमनाथ मंदिर जैसे तमाम मंदिरों को लूटा था, बहुत बड़ी संपत्ति अपने देश में ले गया था। तो राजा भी भारत के ही लूटा करते थे, है ना, ठीक है ना, ताकि अपना वो प्रभुत्वशाली दिखा सकें। चलिए आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं, यानी कि आपको क्रम में लगाना है इनको। तीर्थयात्री मंदिर को जाते हैं और दान दक्षिणा दिया करते हैं। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगर और व्यापारी मंदिर के पास बसते गए। शासक मंदिरों की भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते थे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही क्रम? सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा? चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर शासक मंदिर को बनवाते थे, है ना। शासक जो थे मंदिर के लिए दान लेते थे या अनुदान दिया करते थे ताकि मंदिर बन सके। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर मंदिर बनेगा। सी सबसे पहले यहाँ पर आएगा। सबसे पहले मंदिर बनेगा, है ना। मंदिर जैसे ही बनेगा उसके बाद यहाँ पर तीर्थयात्री मंदिर को जाते थे और दान दक्षिणा दिया करते थे, है ना। क्या दिया करते थे? दान दक्षिणा दिया करते थे। ये आपके सेकेंड नंबर पे आएगा। वहीं जब मंदिर में मंदिर भी बन गया, तीर्थयात्री भी आने लगे, तो मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे वे मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार को भी लगाते थे। या ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे बड़ी बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिर के पास में बसते थे। ये आ जाएगा चौथे नंबर पे। पहले पे है आपका सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर क्रम होगा, थर्ड वाला, है ना। थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको क्या बताना है? 18वीं सदी के दौरान जो क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास में जो परिवर्तन हो रहे थे उनके बारे में आपको बताना है। यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी। यहाँ पर ये सीमाओं से बंधी नहीं थी, राजनीतिक सीमाओं से बंधी नहीं थी। संस्कृतियों का विकास होता था बड़ी तीव्र गति से 18वीं सदी के दौरान, क्योंकि दोस्तों यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से फैलती जा रही थी, यानी कि संपन्न थी। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा हुआ करती थी, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बंधी हुई नहीं थी। सी यहाँ पर गलत है, इसलिए ए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, है ना। कबीर ने चैलेंज्ड किया था फॉर्मल रिलीजन ऑफ हिज टाइम बाय, है ना। किस समय किया था? पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के लिए, अभिजातों की भाषा को अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा क्या करी थी? मतलब कि औपचारिक धर्मों को चुनौती दी थी कबीरदास ने, है ना। कबीरदास की रचना याद रखना जो कि एग्जाम में एक बार पूछी गई है। क्या पूछी गई है? बीजक, है ना। बीजक पूछी गई है। बीजक हो गई, साखी हो गई, सबद हो गई, है ना, सबद हो गई और रामायणी हो गई। ये क्या है? ये कबीरदास की रचनाएं ही तो हैं। बीजक आपके एग्जाम में पूछी गई। बीजक जैसे छंद किसके हैं? ये किस महान हस्ती के हैं? तो कबीरदास के, है ना। तो राइट आंसर पहला वाला इस क्वेश्चन का हो जाएगा, है ना। पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपका कहता है अंग्रेजों ने नील खेती की। अंग्रेजों ने नील की खेती की जमैका में, भारत में, कैरिबियाई द्वीप समूह में या वेनेजुला में। किन क्षेत्रों में इन्होंने खेती की थी? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जमैका और हिंदुस्तान। भारत और जमैका में ना अंग्रेजों ने नील की खेती की थी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे। जैसे कि बिरसा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे? औपनिवेशिक सरकार को दिकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। क्या उनको नए वन कानून लाने पड़े थे? बिल्कुल लाने पड़े थे। पहला सही हो जाएगा। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। नए मालिकाना अधिकार भी दे दिए गए थे। क्या ये बात यहाँ पर आपकी सही होगी? यहाँ पर ये वाली बात गलत दी गई। कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं दिए गए थे।
आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया था, यानी कि आदिवासी लोगों ने अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध किया था, है ना। बिरसा आंदोलन के यही परिणाम हुए थे। तो ए एंड सी, है ना, ए सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। क्या ये गांधी के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं या दोनों यहाँ पर गलत दिए गए हैं? तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, परंतु एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ना कि व्याख्या नहीं करता है। पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, है ना। पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेकेंड वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में देनी चाहिए, यानी कि गांधी जी चाहते थे कि जो भाषा है वो केवल हिंदुस्तान की भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। कारण था अंग्रेजी अगर मतलब कि सिखाओगे तो ये एक अजनबी सी बनी रहेगी, है ना। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार के नेता थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, मैच यानी कि मिलान में भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो यंग बंगाल कहाँ पर लिखा है? थर्ड में लिखा है, यंग बंगाल मूवमेंट से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा स्वाभिमान आंदोलन को पेरियार ने शुरू किया था। पूरा नाम क्या है पेरियार का? ईबी रामास्वामी पेरियार, है ना, ठीक है ना। सिंह सभा ये आपके सिख धर्म से संबंधित है। किससे? सिख धर्म से संबंधित है। अलीगढ़ वाली आपकी मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर यंग बंगाल इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जिसको हेनरी डेरोजियो ने यहाँ पर में शुरू किया था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट या रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेट कानून का समर्थन किया। क्या रोलेट एक्ट का अली जिन्ना ने समर्थन किया था या विरोध किया था, है ना। तो वही आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सही है, किंतु बी गलत है। अली जिन्ना ने भी गांधी के साथ में इसका विरोध किया था, ना कि समर्थन किया था, है ना। समर्थन तो अली जिन्ना ने भी नहीं किया था, परंतु इसने पाकिस्तान की मांग करी थी, है ना, अली जिन्ना ने। यहाँ पर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में एक रोलेट एक्ट कानून आया था, है ना, बिना मुकदमे के जेल में रखने का प्रावधान किया गया था। गांधी जी ने इसको काला कानून भी कहा था, भारत के लोगों ने भी इसको काला कानून बोला था, क्योंकि ये बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डालने का डायरेक्ट का प्रावधान कर दिया गया था। इसका विरोध भी किया गया था। तो बी गलत है, ए सही है। ए सही है, बी गलत है। पहला वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ पर गरम दल के नेताओं के बारे में सही नहीं वाला कथन बताना है, यानी कि आपको यहाँ पर गलत वाला कथन बताना है। उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की वे नरम दल प्रार्थना की राजनीति करते हैं, ये तो सही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया था, सही है। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। क्या गरम दल के नेता ये सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर करते हैं? तो ये वाला यहाँ पर गलत है ना। थर्ड वाला यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसा तो सभी मानते थे। आपको नहीं वाला बताना है, तो नहीं वाला आपको थर्ड में दिख रहा होगा, तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है स्वतंत्रता के बाद, क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला था। जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ था ना, और स्वतंत्रता के साथ भारत का बंटवारा भी हुआ था। बंटवारा भी भारत का हुआ था, कब हुआ था? 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को पाकिस्तान भी बना दिया गया था, आपको पता होगा। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला था। वही आपको यहाँ पर कारण बताना है, क्या होगा यहाँ पर कारण?
भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी थी। बिल्कुल इसने सभी भाषाओं को इज्जत दी थी। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी भी दी थी। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया था, बिल्कुल नहीं थोपा गया था, है ना। जो हिंदी बोले तो बोले, अच्छी बात है, जो तमिल बोले तो तमिल, सही बात है ना। सरकार भाषाओं से संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। समस्याओं से बचने का प्रयास कभी भी भारत ने नहीं किया है, ये बात यहाँ पर गलत है। डी आपकी गलत है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ABC हो जाएगा। ABC इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कहता है सन 1927 में BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था। क्यों किया था? यह क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा गया है, शायद इस बार भी पूछ लिया जाए। यह क्वेश्चन मिलान वाले में भी काफ़ी बार पूछा गया है, मिलान करने में। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? अम्बेडकर जी ने चलाया था, 1927 में चलाया था। पूर्वाग्रह की जड़ों को खत्म करने के लिए इन्होंने चलाया था। जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो प्रवेश की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही कहा गया, इसलिए इन्होंने चलाया था। वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में जाना जाए, ठीक है ना। मंदिर प्रवेश से आपको बताना है ना, वे चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो सके, तो ये चाहते थे। वो तो बाद की बात है कि वो बौद्ध बने या कौन बने, है ना, बाद में तो वो बौद्ध बन गए थे, तो बात सही है, परंतु मंदिर प्रवेश वाला आपको बताना है। A एंड C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा AC थर्ड में दिया गया है, इसलिए थर्ड वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चंद्रमा के बारे में। ये भी क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में देखने को आपको मिला होगा। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लेता है जितना कि अपने अक्ष में। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक समय लगता है, इसलिए दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं और यहाँ पर सही व्याख्या भी करते हैं। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। लेब्राडोर एक धारा है। लेब्राडोर की जो एक धारा है, ये आपकी कैसी धारा है? ये ठंडी धारा है ना, कोल्ड करंट है। कैसी? कोल्ड करंट है, ये ठंडी धारा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये है अपनी ग्लोब यानी कि पृथ्वी, ये है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के पास की जो धाराएं होती हैं, ये आपकी गर्म धाराएं होती हैं, ठीक है ना। जो ध्रुवों वाली धाराएं होती हैं यहाँ वाली, ठीक है ना, यहाँ वाली, तो ये आपकी ठंडी धाराएं होती हैं। आपको पता होगा भूमध्य रेखा यानी कि कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय कहलाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये क्षेत्र में गर्मी होती है। जहाँ पर यहाँ पर आपके जो समुद्र पड़ेंगे वो गर्मी वाले होंगे, यानी कि गर्म होंगे, यानी कि मतलब कि गर्म जलधारा यहाँ पर होगी। वहीं जो ध्रुव के पास में होंगे उनकी जलधारा कैसी होगी? ठंडी धारा होगी। आपको मैंने ये बताया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन से कारक मृदा निर्माण में सहायक होते हैं? मृदा निर्माण में सहायक वाले कारक बताने। तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात, प्राणी जात, तापमान, वर्षा, समय। तो यहाँ पर आपके सभी सही हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना सभी आपके कैसे हो जाएंगे? सभी इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 वाला हो जाएगा, ABCD। मृदा के निर्माण में ना तुंगता ढाल भी निर्भर करती है, वनस्पति जात, प्राणी जात भी, वर्षा, तापमान भी, समय क्या करती है? मोटाई को निश्चित करती है। मृदा की मोटाई कौन निश्चित करती है? समय निश्चित करता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है जलमार्ग के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। जलमार्ग जो होते हैं ये सबसे सस्ते साधन माने जाते हैं। सबसे सस्ते साधन कौन से होते हैं? जलमार्ग को सबसे सस्ता साधन माना जाता है अधिक दूरी के लिए। दूरी कितनी होनी चाहिए? अधिक से अधिक दूरी करने के लिए सस्ते साधन माने जाते हैं जलमार्ग। कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जलमार्ग हैं, बिल्कुल गलत। यहाँ पर है कम दूरी। कम दूरी में कौन जलमार्ग का उपयोग करेगा? ये तो अधिक दूरी में किए जाते हैं, ये तो बात गलत है। नाव, नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए होता है। ये वाला कथन यहाँ पर सही है। डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है, सही हो जाएगा। BC इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। BC सेकेंड में दिया गया है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, कहता है निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार कीजिए। खनिज के निक्षेप पर आपको यहाँ पर विचार करना है। कौन सा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा? फ्रांस के कोकेसस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर,
ये किस प्रकार की सेलों से बने हैं? तो ये अवसादी सेलों से बने हैं। किससे बने हुए हैं? है ना, अवसादी सेलों से बने हैं। अवसादी सेल मतलब कि अवसाद इसमें पाए जाते हैं। अवसाद का मतलब निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर निक्षेप निक्षेप लिखा हुआ है ना, तो निक्षेप का मतलब अवसाद ही होता है ना, तो राइट आंसर आपका अवसादी सेल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक बात याद रखना, अवसादी सेल में ना जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म भी किसमें पाए जाते हैं? अवसादी सेल में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है परंपरागत के बारे में, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में। आपको यहाँ पर बताऊंगा जो परंपरागत ऐसे स्रोत होते हैं जिनको ना अनवीकरण बोला जाता है। अनवीकरण जिनको बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझ लेना सभी लोग। परंपरागत अनवीकरण यानी कि एक बार प्रयोग करो बस खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म होने वाले, है ना, शीघ्र खत्म होने वाले, है ना, पुनः इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये खत्म होने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? खत्म होने वाले को अनवीकरण या परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। यहाँ पर गलत इस कारण से हुआ, यहाँ पर लिखा है जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा होना चाहिए तो जिनकी मात्रा सीमित है। क्या लिखा होना चाहिए? जिनकी मात्रा सीमित है, यानी कि लिमिटेड जो होते हैं, ना कि स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो इस कारण पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो चुका है ना। केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत के ऊर्जा स्रोत हैं, ये भी गलत हो गया है। इसमें आपका जीवाश्म पाया जाता है परंतु सभी में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, कुछ एक संसाधन में पाया जाता है ना। इसलिए दोनों यहाँ पर आपके कैसे हो जाएंगे? दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है उपरोक्त में से कौन सा या जोड़े सही रूप से मिलान में है? तो यहाँ पर आपको सही वाला बताना है कौन सा होगा। मक्का, मक्का को ना हल्की वर्षा चाहिए होती है और उच्च तापमान चाहिए होता है, ये तो सही। यहाँ पर आपका मिलान यहाँ पर कैसा दिएगा? नहीं, ये आपका मक्का जो होती है इसमें हल्की वर्षा की कुछ भी जरूरत नहीं होती, ना ही उच्च तापमान, है ना, ये गलत है। कपास, कपास में मध्यम वर्षा, ये भी गलत है। जूट, उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए होती है। केवल और केवल सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जूट को ना इसको उच्च तापमान चाहिए होता है और भारी वर्षा चाहिए होती है। राइट आंसर केवल और केवल सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 जून से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 21 जून को दोस्तों क्या होता है? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर है आपका सूर्य। ठीक जब ऊपर में रहता है तब ये कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर में होता है, तो सभी स्थानों पर क्या होता है? क्या होगा? सभी स्थानों पर दोपहर होगी, दोपहर का टाइम होगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में क्या पड़ता है? 66.5 में क्या पड़ता है? कर्क तो आपकी 23.5 में ना, 23.5 में पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा भी आपका 23.5 ही पड़ता है। उत्तर ध्रुव, ऊपर क्या लिखा है? उत्तर लिखा है, तो यहाँ पर उत्तर ध्रुव वृत्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर है द मिडिल हिमालयस वाज नोन एज, मध्य हिमालय को कहा जाता है। मध्य हिमालय को दोस्तों बोलते हैं हिमाचल। क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं मध्य हिमालय को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन बर्सड के प्रकार हैं? यह क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT ज्योग्राफी क्लास 7 से पूछा गया है, ठीक है ना। जो कि एक बॉक्स बना रहता है, उसमें लिखा होता है डू यू नाउ वाली मैंने वीडियो आपको 2 प्रोवाइड कराई थी, आप लोगों ने देखी भी होंगी, है ना। NCERT फैक्ट पर आधारित थी। तो बाढ़ क्या प्रकार होता है? बाढ़ तो नहीं होता मेरे बरसड के प्रकार, हिम ओला सहिम वृष्टि, है ना। तो BCD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, BCD, है ना। BCD हो जाएगा। बाढ़ तो नदियों में आती, ना कि वर्षा का प्रकार है। हिम ओला सम वृष्टि, राइट आंसर हो जाएगा BCD। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं?
तो ऑक्सीजन आपकी नहीं होती है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस प्रभाव गैस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन के ना। पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा देता हूँ फटाक से, शीघ्र से शीघ्र। पहला, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास निम्नलिखित से गठित है? भव्य निर्माण, कालक्रम, सबाल्टर्न इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन। राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके चारों ही आपके सही हो जाएंगे, है ना। चारों आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यहाँ पर मैंने आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बताया था? चलिए सही बताया था। आगे आपको यहाँ पर बताता हूँ अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्यापन या अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है ये क्यों आवश्यक है, किन कारण से आवश्यक है, आपको यहाँ पर बताना है। जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए तो बिल्कुल आवश्यक है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए भी किया जाता है। लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए भी, मतभेदों का सम्मान करने के लिए भी। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 वाला आपका हो जाएगा। चारों यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़ के आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। चलिए बताता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, गहरा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों से कम होता है जहाँ लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण वजह से नदारद हैं। तो ऐसी तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्रभाव वहाँ पर अधिक पड़ता है। दोनों आपके यहाँ पर सही उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो, मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए क्या आवश्यक है यहाँ पर आपको बताना है। समूह बोध तो आवश्यक है। आज्ञाकारिता आपका गलत होता है, यानी कि आज्ञा मानना ही मानना, ये गलत है ना, आपका गलत है। बीज इंजन में हो तो सबसे पहले उसको हटाओगे ना, आप क्या करोगे दोस्तों, हटाओगे ना। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा एडी यहाँ पर हो जाएगा। व्यक्तिगत बोध भी नहीं कराना चाहिए, बल्कि सभी को कराना चाहिए जितने बच्चे हों। तो एडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर में हो जाएगा, राइट आंसर थर्ड वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है। यानी कि एक अध्यापिका है, वो अपने बच्चों को भूगोल पढ़ा रही है ना, तो वो बताना चाहती है कि किसी स्थान को बच्चों कैसे आपको बताना या कैसे पहचानना है। तो निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का वो प्रयोग यहाँ पर कर रही है। तो उसको ग्लोब का भी प्रयोग करना पड़ेगा, विश्व का नक्शा, या फिल्म दिखाएगी। क्या फिल्म में बताएगी कहाँ का ये नक्शा है, क्या स्थान है, या भारत का नक्शा दिखाएगी। तो फिल्म तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ABD होना चाहिए, है ना। ABD कहाँ पर में है, सेकेंड वाले में है। तो सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते दौरान क्या शामिल करना चाहिए। क्या शामिल करोगे जेंडर विषय पर चर्चा करने के दौरान? महिलाओं के संघर्ष की कहानियों को यहाँ पर सम्मिलित करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े भी करने चाहिए। विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को भी दर्शाता हुआ वॉलपेपर, यानी कि दोनों स्त्रियों पुरुषों विभिन्न समाज में जो प्रचलित जेंडर हैं उनको भी दर्शाना चाहिए। तो इन सभी को यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ABC यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर बताना है। कथन फर्स्ट, भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। क्या जो नागरिक शास्त्र है ना, ये ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था? क्या ये बात यहाँ पर सही कही गई है? तो दोस्तों बिल्कुल सही ही कही गई है, यहाँ पर कोई गलत नहीं कही गई है। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र नाम चेंज वगैरह से पूछा जाता है, तो पहला सही है। ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया, बिल्कुल। तो दोनों आपके सही यहाँ पर दिए ना, तो थर्ड वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, है ना, थर्ड वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं।
ठीक है ना। कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। आपको ऐसा वाला बताना है, यहाँ पर कौन सा आपका होगा। केवल केवल तो गलत होता ही, आपको पता ही है, कोई पढ़ने का आगे जरूरत नहीं है। ओनली नोटिस वर्ड, परीक्षा के उद्देश्य की संकल्पनाओं को सरल बनाने के लिए, ये भी नहीं होगा, परीक्षा के उद्देश्य नहीं कराने चाहिए। सभा असेंबली के समय कथावाचन नहीं होता है, कौशल पे बात करी गई है। योजना बनाने एवं आकलन करने में जो कि कौशल रूप से परावर्तित हो सकते हैं, ठीक है ना। 4 वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा, इन फिलान वाला, है ना। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निम्न में से कौन से उदाहरण उचित होंगे। रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल, मूंगा, चट्टान। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ाना चाहती है या चाहता है शिक्षक, तो यहाँ पर क्या सबसे उपयुक्त होगा। तो रेगिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में अलग अलग परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, नदी में भी अलग अलग पाई जाती हैं, समुद्र में भी अलग अलग, शैवाल, मूंगा, है ना, जिसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं ना, प्रवाल भित्ति बोलते हैं ना, सिंपल शब्दों में प्रवाल भित्ति बोलते हैं। तो ये सभी आपकी हो जाएंगी, है ना। तो सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 वाला हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है, चर्चा कीजिए क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। कम महत्व दिया जाता है दोस्तों महिलाओं के काम को, आखिर क्यों किया जाता है ना। ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है, आपको बताना है। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो असमानताएं हैं महिलाओं के प्रति, उनको उजागर किया जा सकता है, सहायक होते हैं। ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं, उनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। बी तो यहाँ पर आपका सही होगा ही होगा, है ना। बी तो आपको यहाँ पर सही होगा ही होगा। तो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा था, ऐसे प्रश्न कक्षा की चर्चा के दौरान शुरुआत में सहायक होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं। ए भी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा उत्तर नहीं होते, कोई शैक्षिक महत्व नहीं होता, बिल्कुल महत्व होता है, ये गलत बात है। यहाँ पर सी गलत है, जिन में सी था उसको मैंने हटाया। यहाँ पर बचेगा आपका फर्स्ट वाला, जो कि फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है, ब्राजील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच अंतर का पता लगाने के लिए, पता करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या स्रोत होने चाहिए। ब्राजील और भारत में अगर अंतर पता करना है तो बच्चे कैसे पता कर सकते हैं, उनके पास क्या स्रोत होना चाहिए। पत्रिकाओं या इंटरनेट से एकत्रित किए गए दोनों देशों के चित्र, दोनों देशों को चित्र भी होने चाहिए, सही बात है। अंतर अगर पता करना है, यहाँ पर लिखा है लोगों की जीवन शैली को, है ना, लोगों की जीवन शैली। ब्राजील एवं भारत की जनगणना का डाटा, ब्राजील एवं भारत के बीच व्यापार संधि, ब्राजील एवं भारत की फिल्में। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर उनकी जीवन शैली दिखाना है तो फिल्में दिखा सकती हैं। भारत की फिल्म भारतीय जीवन को दिखाएंगे, ब्राजील की फिल्म ब्राजील के जीवन को दिखाएंगी। तो डी तो आपको यहाँ पर मानना ही पड़ेगा ना, डी तो हर हालत में यहाँ पर आपका सही होगा। तो जनगणना से कुछ नहीं पता चलेगा, जनगणना से एक आपको जनसंख्या पता चलेगी, यहाँ की कितनी है वहाँ की कितनी है। व्यापार से भी कुछ नहीं पता होने वाला है। अगर चित्र एकत्रित करोगे, वहाँ के लोगों को देखोगे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो चित्र भी आप लोग इकट्ठा कर सकते हो इंटरनेट की सहायता से, और फिल्में भी देख सकते हो। तो एडी सब यहाँ पर सबसे उपयुक्त हो जाएंगे, एडी, ठीक है ना। एडी, इसमें डी है नहीं, इसमें भी डी है नहीं, है ना। एडी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बी वाला आपका गलत हो ही गया, है ना। एडी यहाँ पर आपका हो जाएगा, एडी, ए एंड डी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर्विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। तो ये बात तो यहाँ पर कैसी कही गई, अंतर्विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे, सही यहाँ पर कही गई है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। ये भी बात यहाँ पर सही कही गई। तो राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से यहाँ पर संबंधित भी हैं, है ना, संबंधित भी हैं, इसीलिए दोनों सही यहाँ पर आपके हो जाएंगे। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है, कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है। सामान्यीकरण, है ना, तो सामान्यीकरण के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा यहाँ पर आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन, है ना। जैसे दो आपकी संकल्पनाएं हैं,
एक संकल्पना ए है और संकल्पना बी है, इनके बीच के संबंध, तो इनके बीच के संबंध अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सामान्यीकरण कैसे होगा, ये तो पहला वाला तो आपको यहाँ पर गलत ही बताना है। ए जिन जिन में होगा उसको सबसे पहले आप लोग हटा दोगे, बचेगा आपका दूसरा वाला, तो दूसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्या मूल्यांकन में पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत होते हैं। सामान्यीकरण का सही गलत तरह का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, उसे समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है ना। समग्र रूप से समझोगे तो वो विस्तारित हो जाएगा, आपको सामान्यीकरण बताना ना। तो ए को छोड़कर आपके बी सी डी इस क्वेश्चन में राइट जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते वक्त कौन सा प्रश्न परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है। तो ऐतिहासिक स्रोत बच्चों को पढ़ाओगे ना तब आपको प्रश्न पूछना है ना, तो कौन सा प्रश्न प्रासंगिक रहेगा, किसने विशिष्ट लेख लिखा, अभिलेख कब किया गया, क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, तो ए बी सी यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। किसने विशिष्ट लेख लिखा है, कब लिखा है, क्या उद्देश्य था, है ना। तो तीनों आपके यहाँ पर आपके कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हो जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समता के मुद्दे पर पड़ता है। जो विज्ञापन होता है ना, एडवर्टाइजमेंट, तो उसका प्रभाव लोकतंत्र के समता पे भी पड़ता है। कौन से मतलब कि मुद्दे पर पड़ता है, तो आपको यहाँ पर बताना प्रश्न पूछने का क्या प्रासंगिकता है, मतलब कि प्रासंगिक है, वही वाला आपको यहाँ पर ढूंढ करके बताना है। यह आकलन करने में मदद करते हैं तथा सीखने वाले अवधारणा को समझ लिया, सही है। छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं, किसकी जांच करते हैं, स्मरण के कौशल की यहाँ पर जांच करते हैं। क्या ये बात यहाँ पर आपकी सही होगी, तो ये वाली बात यहाँ पर आपकी कैसी हो सकती है, ये बात यहाँ पर आपकी बिल्कुल गलत हो सकती है, क्योंकि स्मरण की बात यहाँ पर करी गई है। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने में ध्यान देते हैं, ये सही है। तो ए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए सी थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहता है, भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है उनमें मापन कौशल की कमी है। काहे की कमी है, मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस कार्य में संलग्न है, तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कार्यात्मक अनुसंधान में वो संलग्न है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहता है, क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को आंकने का प्रयास करती है। काहे के लिए दोस्तों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी कपड़े को पहनते हैं, यह विद्यार्थी की क्षमता को आंकने का, किस चीज़ का आंकने का यहाँ पर प्रयास करती है। तो यह दोस्तों प्रयास करती है ना तर्क शक्ति का, ना तर्क शक्ति करने का प्रयास यहाँ पर करती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, क्या कहता है, भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी। भूगोल की बात कही गई है। अनुबंध, मौखिक परीक्षा, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रायोगिक प्रदर्शन। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रैक्टिकल करा लो ना, भूगोल में प्रैक्टिकल आपको पता होगा ना, आप जिस वक्त कॉलेज में पढ़ते होगे, है ना, तो आपसे प्रैक्टिकल फाइलें बनवाई जाती होंगी ना, भूगोल वाली, है ना। ज्योग्राफी से जिनने पढ़ाई करी होगी तो उनको पता होगा ना, तो प्रैक्टिकल फाइल वो जमा कराते थे ना प्रोफेसर लोग, है ना। तो भूगोल की बात कहेगी तो प्रैक्टिकल कराओ ना, प्रायोगिक प्रदर्शन यहाँ पर होगा ना, सामने कराओगे। चलिए आगे आइए, आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी की किस क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। यानी कि बच्चों से कहा गया कि अपने जो आपके जो आस पड़ोस की जो भूमि है, जो खेत हैं, उनका आप लोग उपयोग किस प्रकार से वहाँ का उपयोग हो रहा है, तो यह किस क्षमता को आंकने का प्रयास कर रही है। आत्मविश्लेषण, अवलोकन का, व्याख्या का, सामान, तो यहाँ पर है अवलोकन। यानी कि बच्चे अवलोकन तो ही कर रहे हैं ना भूमि का, किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अब बात करेंगे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन है ना। कुल परीक्षा में आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 40 क्वेश्चन कंटेंट वाले पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो सभी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपके आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है। अनुक्रम क्रम से लगाना है। निरूपण करोगे, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, अवलोकन करोगे, रिकॉर्डिंग, प्रतिवेदन प्रस्तुत करोगे या परिचर्चा करोगे। तो इस चीज़ में ना आप सबसे पहले दोस्तों
आंकड़े इकट्ठे करोगे ना, आंकड़े, तो ये पहले नंबर पे आएगा। बी किस में है? पहले नंबर पे, तो सेकंड वाले में ही बी है पहले नंबर पे, तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। उसके बाद दोस्तों अवलोकन करना पड़ेगा। अवलोकन ये दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करने पड़ेगी? रिकॉर्डिंग प्रतिवेदन करना पड़ेगा, जो कि तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में ना निरूपण आपको करना पड़ेगा, है ना, निरूपण आपको करना पड़ेगा चौथे नंबर पे। परिचर्चा आपको लास्ट में करनी पड़ेगी 5वें नंबर पे। बस क्रम यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप अच्छे तरह से अपने एग्जाम को क्लियर कर सको पहले ही प्रयास में, मैं यही यहाँ पर कामनाएं करूँगा। ठीक है ना, आप खुश रहो, मस्त रहो, मौज मस्ती करो। ठीक है ना, मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।